एक लंबे दौर तक इस देश में राज करने वाली पार्टी में से एक है कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति है उसकी मनस्थिति आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार का ज़माना है। अच्छे दिन की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आज एक बार फिर से दोबारा मोदी सरकार सत्ता में है और हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मीरा भाईंदर जिला के उपाध्यक्ष शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक नया उद्गम देखने को मिला है, एक लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, आपको सबसे पहले ये बताइए कि आप किन बातों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे जिससे आज आपकी सरकार आई है? सर, ये विचारधारा की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और इस देश में ये संघर्ष बहुत पुराना था। एक विचारधारा को इस्टेब्लिश करना था और जो देश के साथ जातियाँ हुई थी पिछले 70 साल में, उसकी लड़ाई थी। अटल जी, आडवाणी जी, इन लोगों ने जब पार्टी शुरू की, उसके बाद आज आप देखिए उत्थान कि ये जो सोच थी कितनी सही सोच थी और जिसके लिए अपने कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने एक झंडा, एक संविधान और एक प्रधान की बात की थी और आज देखिए उनकी शहीदी कितना रंग लाई है कि आज वहाँ एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधान है। और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है कि जो देश में आज देशभक्ति की बात हो रही है, जो चीज़ें आज से 70 साल पहले ख़त्म हो सकती थी, जिन चीज़ों को कांग्रेस ने, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग हुए, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी हुए, लेकिन सबसे बुरा काम हुआ कि इस देश को बांट के रखा और लोगों को बांट के रखा अपनी सरकार चलाने के लिए। लेकिन आज एक देशभक्त आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और ये अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में 2 मिनट लगा उनको ये घोषणा करने में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उन्होंने कर दिया। बाकी की बातें देश के सामने है, कौन साथ में है, कौन विरोध में है, कौन देश का विरोध कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोग चले गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर कांग्रेसी पाक साफ कैसे हो जाते हैं? ये सवाल आम आदमी का है। नहीं, पाक साफ तो ऐसा है सर कि आप बोलते हैं गंगा नहाने की बात, विचारधारा परिवर्तन होते हैं। जो लोग बहुत पाप कर लेते हैं उनको जेल भेज करके प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है, फिर वो दोबारा मेन स्ट्रीम में आते हैं, कोर्ट भी छोड़ देता है उनको। लेकिन जो लोग अपनी गलती समझ रहे हैं कि 70 साल तक जो उन्होंने पाप किया है, वो अपना प्रायश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मौका दे रही है उनको मुख्य धारा में जोड़ने का। ये कुछ मेरे हिसाब से ऐसे ही है, बाकी जिसे जो समझना है वो स्वतंत्र है। अभी पूरा जो देश है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आप भली भांति जानते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं अच्छे। अभी जी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में छंटनी का काम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये सरकार की विफलता है? सर, ये जो चीज़ तात्कालिक, कोई भी घटना के तात्कालिक प्रभाव होते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, मंदी की बातें हो रही हैं, लोग रोज़गार से जोड़ के देख रहे हैं, इतना हो हल्ला हो रहा है। सर, आप देखो पिछले 5 साल के जो मोदी सरकार 1 थी, उसमें कितने बड़े बड़े फैसले हुए। एक तो आपका जीएसटी का मुद्दा है और नोटबंदी का मुद्दा। शायद ये विश्व में एक अनोखी घटना थी कि एक साथ करेंसी बंद कर दिया गया। लोग इतना हाय तौबा मचा रहे थे, देश पटरी पे आया। 15 दिन लगा, महीना लगा, 3 महीना लगा, लेकिन आप देखो इस नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दिया। ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं वो इन चीज़ों से लोगों का मुद्दे से भटका रहे हैं। आप देखो कि आज मोदी जी ने क्या घोषणा की है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया भी कितना बड़ा रिलायंस के साथ पैक्ट किए हुए है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सारे तात्कालिक जो कारण है, ये मेरे हिसाब से 6 महीना साल भर और है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट आना चालू होंगे फिर नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। भारत हिंदुस्तान का जो संबंध है उसमें एक बहुत ही कांटा जैसा चुभने वाला शब्द है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। अमित शाह की हम बात करें या फिर प्रकाश जावड़ेकर की बात करें जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमारी नज़र उस पर भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, आपने शायद अमित शाह साहब की बात पार्लियामेंट में सुनी होगी। उन्होंने क्लियर कर दिया था POK और अक्साई चीन
भारत का अभिन्न अंग है। और अगली कार्रवाई के रूप में आपने ये तो देख लिया होगा, ये सरकार जो बोलती है वो करती है। और अगला कदम है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि मध्यस्थता करेंगे, शायद वो पीओके पे मध्यस्थता की बात कर रहे थे और आगे भी यही होने वाला है। अगला जो स्टेप है पीओके को इंडिया में ही शामिल करने के लिए जो आपके यहाँ प्रोविज़न है सांसदों का और विधानसभा में जो सीटें हैं पीओ की, शायद आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वहाँ का प्रतिनिधित्व वहाँ से अपने यहाँ रहेगा। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी का एक जो पुराना संबंध गठबंधन का वो तो है ही है, लेकिन केंद्र में जब समर्थन देने की बात हुई 370 पर तो वो चले गए छोड़ के आपको। सर देखिए, मैं तो ऐसे बहुत प्राउड बिहारी हूँ कि ये जो जन्मभूमि है बिहार में, बड़े बड़े मनीषी आए, बहुत बड़े बड़े धार्मिक प्रवर्तक आए, मुझे उसका गर्व है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज की राजनीति में बिहार में एक देशद्रोही वाला, मैं नीतीश जी के अच्छे कार्यों का समर्थक था, लेकिन जो उनका स्टैंड आर्टिकल 370 पे है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बिहार में अपनी ज़मीन खराब कर दी है। क्योंकि कोई भी देशभक्त, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, वो उनका साथ नहीं देगा। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों ने भी साथ दिया है आर्टिकल 370 का, इसके बारे में नीतीश जी को फिर से सोचना चाहिए। और मुझे शर्म आ रही है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी इतना घृणित कार्य कर सकता। मुझे शर्म नहीं है बोलने में कि घृणित कदम है उनके द्वारा इसका विरोध करना। मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच में एक टोल टैक्स का नाका है। बहुत सारी पार्टियों ने आंदोलन किया, पिछले दिनों ने बीजेपी को भी आंदोलन करते हुए देखा। आज बीजेपी की सरकार है, आप उस समस्या को किस तरह से देखते हैं? क्या टोल टैक्स का जो है वो हटना चाहिए? सर ये तो आप शायद आप भी जानते हैं आशुतोष जी, आप तो पत्रकार हैं, कि जब मुख्यमंत्री साहब आए थे उन्होंने सारे राज्य से टोल हटा दिया। ये कांग्रेस सरकार की गलती है जो भाजपा के गले पड़ी है। उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये प्रोविज़न नहीं दिया था कि इसको बाई बैक कर सकते हैं, और सरकार के साथ ये पेच फंसा हुआ है। इसलिए ये 3 टोल टैक्स जो हैं, थाने का, मुंबई का और नवी मुंबई का, ये हट नहीं पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास चालू है, बहुत जल्दी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। 370 की तरह क्या हम यकीन करें कि आने वाले दिनों में हमें इससे मुक्ति मिल पाएगी? सर प्रयास भी यही है। मुख्यमंत्री जी भी जब मीरा रोड में आए थे, चर्चा हुई थी, और मुझे तो, मैं बहुत आशावंती हूँ। लेकिन जब आप कोई क्लॉज आपका रहता है, वो क्लॉज नहीं है तो बड़ी मुश्किल की बात है। मुख्यमंत्री जी भी अपने स्तर पर ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सारी जगह से टोल हटा दिया है। ये सिर्फ 3 टोल जो फंसा है, इसका पेच यही है। अब 2 सवाल मेरे बाकी रह गए हैं। मीरा भाईंदर का भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है मीरा भाईंदर में, उसको कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ ये बताइए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है, आपने सुना होगा कि शिवसेना ने भी लॉन्च कर दिया है आदित्य ठाकरे को, इसको कैसे देखते हैं? पहले मीरा भाईंदर और फिर शिवसेना बीजेपी। सर ये जो मीरा भाईंदर है, ये बड़ा खूबसूरत और हिंदुस्तान का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। आप भी भाईंदर निवासी हैं, मैं भी मीरा रोड का निवासी हूँ। जिस तरीके से जो डेवलपमेंट के कार्य मीरा रोड में हुए हैं, जो जनसंख्या का बोझ आया है, आज मीरा रोड की आबादी 17 लाख के करीब है, और जिस तरीके से शहर फैल रहा है बहुत व्यवस्थित ढंग से। और आज भाजपा के शासनकाल में आप देखिए, पानी की समस्या थी, इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर करके इतनी समस्याओं को, ठीक है समस्या तो जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज समस्या आज प्लानिंग होती है 100 आदमी की, कल 1500 आदमी हो जाते हैं, तो वो समस्या रहने वाली है। लेकिन आशुतोष जी आप देखिए, जिस समय आप और हम मीरा रोड में आए थे और आज की व्यवस्था में कितना डिफरेंस है, और भाजपा के आने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है, ये आपको भी स्पष्ट दिख रहा होगा। और चलते चलते ये बताइए, शिवसेना का जो रुख है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं सीएम के लिए। देखिए, मैं आदित्य ठाकरे से व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत जुझारू युवा हैं और बहुत अच्छी उनकी शैली है बोलने की, और बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि आदित्य ठाकरे जी एक बार शिवसेना की कमान संभालें। बहुत युवा, क्रांतिकारी युवा हैं, और आने वाले समय में युवाओं का समय है। भाजपा और शिवसेना तो चोली दामन का साथ है, एक ही विचारधारा की पार्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि भविष्य बहुत अच्छा है, और ये अलायंस ऐसे ही चलेगा। आने वाला समय भी भाजपा शिवसेना का ही है, और आदित्य ठाकरे को आगे महाराष्ट्र का मैं भविष्य देख रहा हूँ।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जनता की भावनाओं को समझते हुए आप अपना कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ भी फिक्स नहीं होता। जिस तरह से क्रिकेट में उसी का वैल्यू होता है जो जिसको हम सिक्स कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के युवा जब देश के बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी की लाइन की बात सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर भी एक जिम्मेदारी का बोध उभरता है, एक एहसास होता है। और यही कारण है कि वो पॉलिटिक्स में अपने तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं। चूँकि देश बदल रहा है, 370 हट गया है, 3 तलाक कानून पास हो गया है, तो कुल मिलाकर आज के युवाओं के पास बहुत सारा एक ख़जाना है सोचने के लिए। और निश्चित रूप से उस खजाने का अंश तब हम महसूस कर पाएंगे जब शिशिर सिन्हा जैसे लोग कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। और ऐसे में पॉलिटिकल लोग वही होते हैं जो संस्कार और समाज को साथ लेकर बढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ा है कि आज एक नेता जब मंत्री बन जाता है, एक नगर सेवक जब विधायक बन जाता है, तो तस्वीरें बदल जाती है। ऐसे में उम्मीद की कड़ी सिर्फ शिशिर सिन्हा जैसे लोग हैं। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।